वेलकम टू द कॉरिडोर मैजिक प्रोग्राम 2026 एंड इस सेशन के अंदर हम इकोनॉमिक्स के टेस्ट नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको टेस्ट नंबर 10 और टेस्ट नंबर 11 की डिस्कशन पसंद आई होगी। अब हम टेस्ट नंबर 12 को देखेंगे एंड कंप्लीट अच्छे तरीके से देखेंगे। दिस इज़ मी, माय नेम इज़ गणेश शर्मा, आई एम द फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री एट IIS कॉरिडोर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस सेशन की। दोनों तरीके से हम टेस्ट को देखेंगे। अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको चीज़ें पता होती तो कैसे होती, बेसिक कंसेप्ट पता होते तो कैसे होते, और बेसिक कंसेप्ट को भी देखेंगे, रिवाइज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन पॉइंट नंबर सी, हम थर्ड पॉइंट देखेंगे कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती तब आप उसको कैसे डील करते। बट उससे पहले हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा प्रमोशनल कोर्स कर लेता हूँ, प्रमोशन बता देता हूँ। मोक्षा, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2026 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। क्लासेज हैं, नोट्स हैं आपके, चाहे स्टैटिक हो, करंट अफेयर के हों, चाहे आपका मैपिंग कोर्स हो, इसके अलावा फुल लेंथ डिस्कशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंटेलिजेंट गेसेस और जूम की मेंटरशिप क्लासेस। नेक्स्ट टाइम आई विल बी देयर, है ना। मैं यहाँ पे भी अपना फोटो बोलूँगा अभिनव सर से लगवाने के लिए, ताकि आप लोग मुझे भी पहचान सके। और अगर रास्ते में आपको कहीं पे मैं मिलूँ और किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट हो तो मुझे वहीं पकड़ लो, है ना। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे इस टेस्ट की। और इस टेस्ट के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आना चाहता हूँ। जिससे पहले हम डेफिसिट्स को पढ़ें, उससे पहले हमें बजट के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलो बिना किसी देरी के हमारे बजट के बारे में शुरुआत करते हैं कि बजट जो है वो कैसा होता है। बजट के अंदर आपको दो कंसेप्ट देखने को मिलते हैं यहाँ पर। एक होता है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी काम किया जाता है तो वो आता है रेवेन्यू चीज़ के अंदर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्म रेवेन्यू का। और अगर लॉन्गर टर्म के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कैपिटल। तो अगर भारत सरकार के पास पैसा आता है शॉर्ट टर्म के लिए तो उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और अगर भारत सरकार के पास से पैसा जाता है शॉर्ट टर्म के लिए तो उसे बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह से शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसा आता है तो कैपिटल रिसिप्ट, जाता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बात करते हैं, फर्दर दो पार्ट आते हैं। एक आता है टैक्स, टैक्स के थ्रू अगर भारत सरकार के पास पैसा आता है, जैसे आपका आ गया इनकम टैक्स, है ना, और आपका कॉर्पोरेशन टैक्स। इसके अलावा नॉन टैक्स, जैसे कि आपका पुलिस वाले जब चालान काटते हैं तो नॉन टैक्स के थ्रू पैसा जाता है भारत सरकार के पास में। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक आता है आपका डेवलपमेंटल, दूसरा आता है आपका नॉन डेवलपमेंटल। ठीक है, नाम के बिल्कुल विपरीत इनके काम होते हैं। कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बात करें तो दो तरीके से आती है। एक आती है डेट क्रिएटिंग। डेट क्रिएटिंग माने आपने सपोज लोन लिया बहुत लंबे टाइम के लिए, सो डेट क्रिएटिंग। सेकंड इज योर नॉन डेट क्रिएटिंग। नॉन डेट क्रिएटिंग का मतलब जैसे आपने अपनी साइकिल बेच दी, सो उससे कर्जा थोड़ी ना बढ़ रहा है आपके ऊपर। इसी तरह भारत सरकार की भी साइकिल नहीं होती, भारत सरकार की फैक्ट्रियाँ हैं, इन्वेस्टमेंट है, जब भारत सरकार उनको बेचती है तो पैसा आता है भारत सरकार के पास में लॉन्ग टर्म के लिए। सो दैट इज योर नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सो लिख देता हूँ एक बार, रेवेन्यू माने शॉर्ट टर्म और कैपिटल माने लॉन्ग टर्म। अब इन्हीं के बेसिस के ऊपर हमारे सारे जो डेफिसिट्स हैं वो आप देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल बजट डेफिसिट की। टोटल बजट डेफिसिट, टोटल बजट डेफिसिट का क्या मतलब होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस का टोटल रिसिप्ट, है ना। अब देखिए टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आता है। और रिसिप्ट के अंदर कैपिटल रिसिप्ट भी आती है और रेवेन्यू रिसिप्ट भी आती है। तो इन चीज़ों को भी आपको खुद एक्सप्लेन करके, मतलब खुद ब खुद इनको देखना है कि अगर मान लीजिए ये चीज़ लिखी है तो भी उसका मतलब सेम ही निकलता है, राइट। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर ये एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू को क्यों माइनस किया है? कायदे से रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस होना चाहिए। नॉर्मली हमें ऐसा लगता है कि हमारी भारत सरकार हमेशा घाटे में रहती है। तो अगर हम मान लें हमारी इनकम है और एक्सपेंडिचर है, अगर हम बोले कि सर इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाना चाहिए, तो इनकम है हमारी मान लो 80 रुपये और एक्सपेंडिचर है हमारा 100 रुपये, तो हमारे पास माइनस का 20 आएगा। और ज़्यादातर भारत सरकार डेफिसिट में चलती है तो बार बार माइनस 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 लिखते लिखते दिमाग खराब हो जाएगा। तो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, हम रिवर्स मार देते हैं। हम बोलते हैं सर एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, और एक्सपेंडिचर माइनस इनकम करेंगे। एक्सपेंडिचर कितना है 100 का, इनकम कितनी है 80 की, तो टोटल हमारे पास कितना बचा 20 रुपया। ये 20 रुपया हमारा क्या है, सीधा सीधा डेफिसिट है। तो हमें बार बार माइनस का साइन नहीं लगाना पड़ता। सो दैट्स वाई हम एक्सपेंडिचर को पहले लिखते हैं। अब यही कंसेप्ट आपको बाकी जगह पे भी देखने को मिलेगा। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट होता है। आई थिंक स्टूडेंट लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं इसके बारे में, बट पूछना चाहिए आप लोगों को। देन अब एक एक करके टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज योर फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को ना लोग रट्टा मारते हैं यार, मुझे नहीं पता क्यों रट्टा मारते हैं। सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट के अंदर सिर्फ एक ही जगह पंगा होता है, दैट इज आपका उसके रिसिप्ट के अंदर। टोटल एक्सपेंडिचर आता है यहाँ पे, बिल्कुल सही। टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर दोनों ही पॉइंट आता है आपका, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो प्लस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, दोनों चीज़ आपकी एडअप होती है। माइनस में अब यहाँ पे आपकी ओरिजिनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ओरिजिनल इनकम कौन सी है? देखिए भारत सरकार के पास में जो रेवेन्यू रिसिप्ट आ रही है, क्या वो भारत सरकार की इनकम है? हाँ है। फिर भारत सरकार ने सोचा यार अपने को इनकम बढ़ानी है, कैपिटल रिसिप्ट बढ़ानी है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं। तो क्या ये भारत सरकार की इनकम हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, एक बारी के लिए होगी, पर हाँ इनकम है। लेकिन भारत सरकार ने किसी से लोन ले लिया, तो क्या ये भारत सरकार की इनकम है?
अब बोलोगे सर अभी के लिए है, लेकिन नहीं, फिस्कल डेफिसिट में हम इसी को काटते हैं क्योंकि ये झूठी है ना, ये झूठी है। हम अगर हम आपके पापा ने बोला कि भाई 100 रुपये हैं आपके पास में, आपने महीने में खर्चा कर दिया 100 रुपये का, नेट बचा आपके पास 0, आपने दिमाग लगाया कि मेरे पापा मेरी अकाउंट बुक देखते हैं, मैं ऐसा करता हूँ 100 रुपये मेरे पास हैं और 100 रुपये का खर्चा हो गया, अब मैं मेरे फ्रेंड से 20 रुपये उधार मांग लेता हूँ। अगर मैं 20 रुपये उधार मांगूंगा तो फ्रेंड बोलेगा 2 महीने बाद 1 रुपया दे दियो, 2 रुपये दे दियो, बट अब आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई 120, और -100 करोगे तो एंड में आपका 20 बचेगा। आपके पिताजी खुश हो जाएंगे कि यार बच्चा सेव करता है 100 रुपये में से भी। लेकिन ये ट्रूथ नहीं है ना, ट्रुथ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 20 रुपये हैं ये क्या है, डेट क्रिएटिंग है, तो ये आपकी ट्रू इनकम नहीं दिखाते हैं। ट्रू इनकम क्या दिखाता है आपका, नॉन डेट क्रिएटिंग। दैट्स वाई फिस्कल डेफिसिट के अंदर हम किस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, हम रेवेन्यू रिसिप्ट को कैलकुलेट करते हैं बिना दिक्कत के, हाँ, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट के अंदर किनको देखते हैं यहाँ पर, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट को। सो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ये बन गया आपका फिस्कल डेफिसिट। फिर फिस्कल डेफिसिट से एक स्टेप और आगे चल जाते हैं, दैट इज योर प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिस्कल डेफिसिट में से जो आपने ये लोन उठाया था, डेट क्रिएटिंग वाला जो लोन उठाया था ना, उस लोन का आपको ब्याज भी तो पे करना पड़ता है, तो उसके ब्याज को घटा देते हैं यहाँ पे। दैट मीन्स इंटरेस्ट पेड ऑन प्रीवियस लोन्स, इंटरेस्ट पेड ऑन प्रीवियस लोन्स, ठीक है। सो दैट इज योर प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, टोटल बजट डेफिसिट। इसके अलावा कुछ और डेफिसिट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक आता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, बड़ा सिंपल है यार, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस का रेवेन्यू रिसिप्ट, दैट इज योर रेवेन्यू डेफिसिट। फिर एक और कंसेप्ट आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है, इसमें हम रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस करते हैं ग्रांट गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। ग्रांट माने अनुदान, ये वापस नहीं लिया जाता, लोन मतलब एक तरह का दान दिया जाता है। ये बजट 2011-12 के अंदर इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। वैसे जो टोटल बजट डेफिसिट है, थोड़ा मेरे को और ध्यान आ गया, ये 1997 तक यूज़ किया जाता था, इसके बाद इसका यूज़ करना बंद कर दिया। 1997 के बाद में एफडी को यूज़ किया करते हैं, फिस्कल डेफिसिट को यूज़ करते हैं। IMF भी इसी को कैलकुलेट करता है अगर उसको देशों की आर्थिक अर्थव्यवस्था को नापना होता है तो। सो दैट इज़ योर आपके सारे के सारे डेफिसिट हो गए। और नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने देखना है कि फिस्कल डेफिसिट के अंदर किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं मार्केट बोरोइंग को इंक्लूड किया जाता है कि नहीं इंक्लूड किया जाता। अभी आप देखिए, हमने देखा था कि अगर आप लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, तो क्या उसे इंक्लूड करते हैं, डेट क्रिएटिंग चीज़ों को उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसको इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट को एलिमिनेट कर देते हैं तो ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। बिल्कुल सही, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो गलत है। पहले क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही गलत हो गई तो क्या करें भाई, पर कोई बात नहीं, सम टाइम देयर इज़ अ ह्यूमन एरर, बट UPSC इस तरह के एरर नहीं करेगी, पर कई बार कर भी देती है। एनीवे डोंट वरी, मैं तो आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा ही। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, पहली गलत है। और दूसरा, एक्सटर्नल असिस्टेंस को ऐड किया जाता है कि नहीं ऐड किया जाता सर फिस्कल डेफिसिट के अंदर। देखिए, ये आपका जो एक्सटर्नल असिस्टेंस है, क्या डेट क्रिएटिंग है कि नॉन डेट क्रिएटिंग है, इट्स अ नॉन डेट क्रिएटिंग, ठीक है। सो अगर ये नॉन डेट क्रिएटिंग है तो इसे ऐड किया जाता है, बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली इसे ऐड किया जाता है। रीपेमेंट ऑफ पास्ट लोन, भाई अगर आपने पास्ट लोन का अगर आप रीपे कर रहे हो तो क्या उसे ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, हम इसे ऐड नहीं करते हैं फिस्कल डेफिसिट के अंदर। क्यों ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए ना, अगर आपने पिछला लोन को जब आपने इसमें ऐड नहीं किया, इस 20 रुपये को आपने हटा दिया था ना, आपने इसको ऐड नहीं किया था, तो अगर आप 20 रुपये को अगले साल पे करोगे या उससे अगले साल पे करोगे तो दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन योर फिस्कल डेफिसिट, तो हम इसे भी इंक्लूड नहीं करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट की रिसिप्ट को इंक्लूड करते हैं, यस सर, इसे भी हम इंक्लूड करते हैं फिस्कल डेफिसिट के अंदर। सो ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 और 4 होना चाहिए था, एंड दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर जिसने भी लगाया था। सो ग्रेशियस थिंग टू ऑल ऑफ यू कि भाई बहुत बढ़िया, आप सब लोगों का कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत स्ट्रॉन्गर है। चलिए बात करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में क्या है, इट रिफ्लेक्ट द डिससेविंग बाय द गवर्नमेंट, इट नेसेसरली इंप्लाइज द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डेट फाइनेंस्ड। अच्छा, इसमें आपको सब जो पॉइंट है वो बात याद रखने की क्या है, आपको इस वर्ड ने दुख किया होगा कि डिससेविंग का क्या मतलब होता है। डिससेविंग का क्या मतलब होता है कि इसका मतलब सॉरी सर, एक मिनट। सो डिससेविंग का ये मतलब होता है कि मान लीजिए गवर्नमेंट दूसरे जो अदर सेक्टर्स हैं, अदर सेक्टर्स की सेविंग को यूज़ करती है अपने ओन कंजम्पशन के लिए, तो क्या ये रेवेन्यू डेफिसिट को दिखाता है। रेवेन्यू डेफिसिट आपको बताता हूँ क्या, इसको समझना बिल्कुल आसान है।
रेवेन्यू डेफिसिट को सोच के समझो, मान लो कैपिटल जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट इज जस्ट लाइक योर मंथ के एंड में जो डेफिसिट निकलता है। रेवेन्यू डेफिसिट को मान के चलो कि डे टू डे का खर्चा, चाय पानी का खर्चा भी नहीं निकाला जा रहा है। अगर रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा माइनस में, मतलब दिन के दिन का खर्चा भी नहीं निकल रहा है किसी भी सरकार का, सो रेवेन्यू डेफिसिट इज मोर सेंसिटिव। अभी एक बात और समझते हैं, क्या ये दिखाता है अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो क्या ये दिखाता है कि भारत सरकार कहीं और की सेविंग कहीं और पे यूटिलाइज कर रही है? बिल्कुल सर, ये दिखाता है कि भाई रेवेन्यू डेफिसिट डिस सेविंग बाय द गवर्नमेंट को दिखाता है। देन सेकंड इज इट इज नेसेसरली इंप्लाई दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डेट फाइनेंस्ड। भाई नेसेसरली चीज़ जो है ना, ये शब्द गलत क्रिएट कर देती है यहाँ पे। नेसेसरली तो कुछ भी नहीं होता, सो इट डज नॉट नेसेसरली इंप्लाइज। सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। क्या ये अफेक्ट करता है इंटरजनरेशनल इक्विटी? भाई अफेक्ट तो ये पूरी धरती पे किसी भी चीज़ को करवा है ना। क्या ये आपकी फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करता है? हाँ करता है। अफेक्ट तो किसी से भी करवा लो। सो ऑप्शन 1 and 3 वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट, सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देन यूनियन बजट के बारे में डिस्कस करेंगे, और यूनियन बजट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं। अब आप सोचिए इंटरेस्ट पेमेंट कैसे होती है, अब धीरे धीरे करते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म के बेसिस पे होता है, हर महीने करेंगे, है ना। तो इट इज़ अ शॉर्ट टर्म बेसिस, शॉर्ट टर्म के ऊपर आपने रेवेन्यू देखा था, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ये जो मैच द कॉलम है वो गलत है। डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसिप्ट होती है, बिल्कुल सही सर, लॉन्ग टर्म, एक बार बेच दिया। देन ग्रांट फॉर एसेट क्रिएशन, आपने किसी को अनुदान दिया है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर, तो एब्सोल्युटली सही। अब आप बोलोगे सर ग्रांट तो हम एक बार देते हैं, लेते तो है ही नहीं। देखिए आप ग्रांट आज भी दे सकते हो, कल भी दे सकते हो, परसों भी दे सकते हो, उससे अगले दिन भी। आप लेने वाले के पर्सपेक्टिव से मत देखो ना, आप देने वाले के पर्सपेक्टिव से देखो, तो आप कभी भी दे सकते हो। सोचो भिखारी को आप दान कभी भी दे सकते हो, सो दैट मीन्स एनी टाइम मीन शॉर्ट टर्म, कभी भी दे सकते हो। सो दैट्स वाई इट इज कैलकुलेटेड अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन, मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया था, वो लोन वापस आ गया, आपके पास आ गया, अब कुछ नहीं आएगा, ना ब्याज आएगा ना और कुछ आएगा, तो सिंगल टाइम पेमेंट है आपके पास में, सो दैट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 आएगा, ओनली 3, राइट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना, ओनली 3 इज द करेक्ट वन। अब आई थिंक आपके जो नोट्स हैं, नोट्स के अंदर ओनली 2 पे था, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन के अंदर तीनों को करेक्ट बता दिया था। ठीक है, सो यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन के अंदर आएगा ओनली 3। चलिए भाई, अब ये था थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 ये देखता है कि हाउ मैनी ऑफ द अबव आर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। नॉन टैक्स माने टैक्स नहीं लगाया गया है, रेवेन्यू रिसिप्ट माने शॉर्ट टर्म वाला खेल है। चलिए देखते हैं। रिकवरी ऑफ लोन अभी देखा था सर, लॉन्ग टर्म वाला खेल है, गलत है ये। देन इशू ऑफ ट्रेजरी बिल, अगर हम ट्रेजरी बिल के बारे में बात करें तो अगर लास्ट सेशन आपको डिस्कस हो तो भारत सरकार का जो भी अगर लोन उठाती है, चाहे शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, भारत सरकार उसे शॉर्ट टर्म में नहीं रखती, लॉन्ग टर्म में ही मानती है, तो उन्हें कैपिटल रिसिप्ट के अंदर रखती है। कैपिटल मतलब आपका कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म, सो रेवेन्यू शॉर्ट टर्म होता है, सो डेफिनेटली जो ट्रेजरी बिल है वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो नॉट टू बी इंक्लूडेड एट देयर, राइट। देन डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, डिविडेंड माने प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट कोई पब्लिक सेक्टर, मान लीजिए आज कोई आपकी इंडियन रेलवे है, तो मान लीजिए इंडियन रेलवे कभी प्रॉफिट कमाती है, कभी नुकसान करती है, कभी कुछ, सो हर महीने के हिसाब से चलती रहती है ना। बाकी आपकी जो ONGC आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कोल इंडिया आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, LIC आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, तो महीने के हिसाब में प्रॉफिट कमाती है, महीने के महीने में लॉस कमाती है। सो उनसे जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो महीने का महीना चलता है, सो दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म। बिल्कुल सर, ये आपका शॉर्ट टर्म में होता है। स्पेक्ट्रम यूजम चार्जेस, जितना ज़्यादा यूसेज होगा उतना ज़्यादा पे करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा यूसेज नहीं होगा उतना कम पे करना पड़ेगा, सो दैट इज ऑल्सो बी कैलकुलेटेड अंडर द नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। सो ओनली 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देन प्राइमरी डेफिसिट, सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ एक्सप्लेन करती है प्राइमरी डेफिसिट को? अभी हमने देखा था प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माने इंटरेस्ट पेमेंट। इसमें कहीं पे दिख रहा है आपको इंटरेस्ट पेमेंट? नहीं, इसमें इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह नहीं दिख रहा है, पर फिर भी इसको देखते हैं यार। इट कैप्चर द इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट ऑफ बोरोविंग, गलत है यार, ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो मतलब लेना देना है ही नहीं इसका। देन सेकंड, इट आइसोलेट द करंट फिस्कल स्टांस ऑफ द गवर्नमेंट, इसको भी हमें नहीं पता, डाउट में रख लेते हैं। इट रिफ्लेक्ट इफेक्टिवनेस ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसको भी डाउट में रख लेते हैं। इट इंडिकेट क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और करंट फिस्कल स्टांस। यहाँ पे किस चीज़ को देखा गया है? यहाँ पे देखा गया करंट को, करंट वर्सेस पास्ट। देखिए पेपर के अंदर भी आपको चीज़ें ऐसे ही देखने को मिलेंगी, सीधा आप आंसर पे जा ही नहीं सकते अनलेस अंटिल यू डू द एनालिटिकल प्रोपोर्शनेट देयर, है ना, सॉरी एनालिटिकल पार्ट को प्ले करो। देन अब इसको देखते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की इफेक्टिवनेस को दिखाता है। आपने कभी सुना है कि प्राइमरी डेफिसिट को अच्छा करो अगर आपको टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करना है? तो आपने बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। इट रिफ्लेक्ट यस, बट आपने कहीं पर अभी तक
ऐसा सुना ही नहीं होगा कि भाई टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया करने के लिए आप प्राइमरी डेफिसिट को इंप्रूव करो, कभी भी नहीं सुना होगा, है ना। तो दैट एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। और वैसे भी आप लोग सोच सकते हैं इसके अंदर कि ये गलत हो जाता है, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता नहीं चलता भाई। बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, लफार कर्व है ना, और मान लो दुनिया भर की चीज़ें हैं यार। आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो, डेट टू जीडीपी रेशो, वो देखो यार, उसको देखना होता है। टैक्स बायंसी, है ना, वो दैट इज़ द वे, वो रिफ्लेक्ट करता है। बट ये तो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो आपने इसको उड़ा दिया। अब आपके सामने दो मतलब प्रतिद्वंदी बचे हैं, इन दोनों के बीच में फाइट करवाते हैं। इट इंडिकेट क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर की क्वालिटी बताता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? भारत सरकार जो खर्चा करती है। भारत सरकार कहाँ पे खर्चा करती है? भारत सरकार आपका बहुत अलग अलग जगह पे खर्चा करती है ना। मान लीजिए कैपिटल खर्चा भी करती है, रेवेन्यू खर्चा भी करती है। जब आप प्राइमरी डेफिसिट के बारे में जानते हैं तो वो खर्चा कैपिटल भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है, राइट। तो क्या ये हो सकता है कि क्वालिटी को दिखाता है? नहीं सर, ये क्वालिटी को नहीं दिखाता। वाई? क्योंकि खर्चा तो कहीं पर भी हो सकता है ना यार, रेवेन्यू में भी हो सकता है और कैपिटल में भी हो सकता है। तो ये रहा, क्या ये करंट वर्सेस पास्ट को दिखाता है? अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से सोचें तो हमने क्या देखा था? फिस्कल डेफिसिट माइनस का इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट लोन्स, यही देखा था ना। ऑन पास्ट लोन्स, जो पिछले लोन्स थे उनके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसे दे रहे हैं। तो क्या इससे पास्ट के बारे में कुछ पता चलता है? बिल्कुल सर, पता चलता है। हमने जितना पहले लोन उठाया होगा तो उतनी ज़्यादा हमें इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी। तो क्या ये दिखाता है करंट स्टांस को? यस सर। तो आप इसके ऊपर जा सकते हैं। बाकी अगर आप इसके ऊपर भी गए हैं तो भी मतलब मैं कहूँगा ये एक जेन्युइन मिस्टेक होती है और होगी। पर आई थिंक अगर थोड़ा सा अगर डेप्थ में जाएंगे तो यू विल फाइंड आउट कि ऑप्शन बी जो है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल इस क्वेश्चन का आंसर है, रादर देन योर पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्वालिटी को तो ये नहीं बता सकते यार। मान लीजिए भारत सरकार ने सारा पैसा खर्च कर दिया रोड बनाने पे और किसी ने खर्च कर दिया न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में, तो हाउ यू कैन डिसाइड कि क्या क्वालिटी है पब्लिक एक्सपेंडिचर की? यू कैन नॉट डिसाइड इट, राइट। तो आप ऑप्शन डी को वैसे भी एलिमिनेट कर दोगे अंडर द टर्म्स ऑफ द एम्बिग्विटी, बट ऑप्शन जो बी है वो सही सूट करता है इसको। देन अभी हमें बात करनी है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड स्टेटमेंट को देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है सर? लॉन्ग टर्म। पेपर में ऐसे ही लिखना है क्योंकि दिमाग नहीं आएगा वहाँ पे, सीधा लिख देना है लॉन्ग टर्म, दिमाग को बस चलने देना। इट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट, बिल्कुल ठीक है सर। इट नेसेसरीली इंक्रीज द फिस्कल डेफिसिट। भाई अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर के अलावा रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो कैसे फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा? ऑप्शन 2 वुड डेफिनेटली भी इनकरेक्ट, है ना। नेसेसरीली वाला शब्द गलत है। देन इट इज फाइनेंस थ्रू द रेवेन्यू, इट कैन बी फाइनेंस्ड थ्रू द रेवेन्यू सरप्लस। इट कैन बी यार, कैन बी इज द ट्रू थिंग, राइट। इट कैन बी। सो ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट, 1 and 3 इज करेक्ट। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ में चलेंगे। हायर इंटरेस्ट पेमेंट रिड्यूसेस द फिस्कल स्पेस, बिल्कुल ठीक यार। अगर अभी हमारे पास में 100 रुपये हैं और हम ब्याज दे रहे हैं 50 रुपये का, और फिर हमारे पास 100 रुपये हैं, हम ब्याज दे रहे हैं 70 रुपये का, तो अभी हमारे पास फिस्कल स्पेस कितना बचा? 30 रुपये का। यहाँ पे फिस्कल स्पेस कितना बचा था? 50 रुपये का। बिल्कुल ठीक है यार, है ना। इंटरेस्ट पेमेंट आर कमिटेड एक्सपेंडिचर। कमिटेड एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो देने ही देने होते हैं, बिल्कुल देना पड़ेगा। अगर भारत सरकार इंटरेस्ट नहीं पे कर पाई, भारत सरकार डिफॉल्ट कर जाएगी, लोग गालियाँ देंगे भारत सरकार को, भारत सरकार की इज्जत का फजीहत हो जाएगी। सो दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1, ऑप्शन ए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? भाई सारे ही इसके फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो ऑप्शन डी 1 2 3 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देन चलते हैं सर आगे। रेवेन्यू न्यूट्रल फिस्कल कंसोलिडेशन। रेवेन्यू न्यूट्रल फिस्कल कंसोलिडेशन का क्या मतलब होता है कि आप रेवेन्यू डेफिसिट को डिक्रीज करते हुए जा रहे हो, रेवेन्यू डेफिसिट को डिक्रीज करते हुए जा रहे हो, बट फिस्कल डेफिसिट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, विदाउट चेंज इन द फिस्कल डेफिसिट। तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इंक्रीज इन कैपिटल, हाँ ये रहा आपका सी, रिडक्शन इन रेवेन्यू डेफिसिट विदाउट द चेंज इन द फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। बाकी अगर आप लॉजिक के थ्रू जाओगे तो आपके लॉजिक की धज्जियाँ ये उड़ा देगा, राइट। सो आपको लगेगा कि रेवेन्यू न्यूट्रल मतलब रेवेन्यू डेफिसिट 0 होगा, रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होगा, राइट। ओके, ठीक है। देन आगे चलते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ द यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वोट ऑन अकाउंट अलाउज फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। पॉलिटी में भी आपने पढ़ा है, सिर्फ 2 महीनों के लिए होता है वोट ऑन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन बिल ऑथराइज द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। अप्रोप्रिएशन बिल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस नहीं होता सर, ये तो देना होता है, पैसा देना होता है, ठीक है। एलोकेशन होता है, ये एलोकेशन होता है, कलेक्शन नहीं होता। तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई। फाइनेंस बिल गिव्स इफेक्ट टू द टैक्सेशन प्रपोजल। क्या फाइनेंस बिल टैक्सेशन प्रपोजल के लिए जाता है? अब इसके बाद आपको एकदम से तुरंत
लगा कि हाँ यार ये सही है ना, पर फिर भी फोर्थ को देख लेते। डिमांड ऑफ ग्रांट इज वोटेड आफ्टर द फाइनेंस बिल। अगर आपको ये सही लग रहा है, ये सही ही है डेफिनेटली, बट फिर भी अगर कई लोगों को बजट की प्रोसेस भूल गई हो तो बजट की प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले बजट का प्रेजेंटेशन होता है, फिर जनरल डिस्कशन होता है, फिर आपका डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं। वो स्टैंडिंग कमिटीज़ पूरे आपकी डिमांड देखती हैं हर मिनिस्ट्री की। उसके बाद डिमांड फॉर ग्रांट के लिए अप्लाई करती हैं, फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, फिर फाइनेंस बिल पास होता है। तो यहाँ पे क्या है, डिमांड फॉर ग्रांट इज वोटेड आफ्टर द फाइनेंस बिल। भाई साहब फाइनेंस बिल के बाद में डिमांड फॉर ग्रांट थोड़ी ना होती है, एक स्टेप पहले अप्रोप्रिएशन होता है, उससे पहले डिमांड फॉर ग्रांट होती है। सो दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। अ सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट इंप्लाइज दैट द कि कैपिटल इनफ्लो हो रहा है। यार अगर किसी भी चीज़ का सरप्लस होगा दैट मीन्स रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो कैपिटल इनफ्लो ज़्यादा है। यस, नेट कैपिटल इनफ्लो को दिखा रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। अ सरप्लस इन रेवेन्यू इंप्लाइज दैट द गवर्नमेंट सेविंग। बिल्कुल सर, अगर आपका रेवेन्यू सरप्लस डे टू डे के लिए मान लीजिए आपकी जेब में है 10 रुपये और आप डे टू डे का खर्चा 2 रुपये कर रहे हो, तो डेली कितना रुपया बचा रहे हैं? 8 रुपये बचा रहे हो। गवर्नमेंट सेविंग को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल ठीक है। सो 11 का आपका आएगा ऑप्शन सी 1 and 2 बोथ। ठीक है। 12 के बारे में देखेंगे। A declining in the fiscal deficit does not necessarily imply declining in the public debt। बिल्कुल ठीक है यार, नेसेसरली कोई भी चीज़ रिलेट नहीं करती है, तो ऑप्शन मतलब जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2, पब्लिक डेट डिपेंड ऑन बोथ फिजिकल डेफिसिट एंड जीडीपी ग्रोथ रेट। एब्सोल्युटली भाई बिल्कुल, जो पब्लिक डेट है, लोगों का कर्जा है, पब्लिक डेट माने लोगों का कर्जा, मतलब लोग माने सरकार का जो कर्जा है, पब्लिक डेट डिपेंड ऑन द बोथ फिजिकल डेफिसिट पे भी डिपेंड करता है, जीडीपी की ग्रोथ रेट। अगर ग्रोथ रेट बढ़िया है और हम कम कर्जा ले रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपस में मिलकर फिजिकल डेफिसिट को, पब्लिक डेट को कम करती हैं। तो क्या हम इसे मान सकते हैं? बिल्कुल सर, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट नंबर 1। देन थर्ड थिंग, अब हम थर्ड थिंग बोल रहा हूँ। 13th, कॉर्पोरेशन टैक्स आपका रेवेन्यू इन नेचर, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देखिए, एक हमने देखा था मतलब इनकम टैक्स शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब शॉर्ट टर्म इन द सेंस आप बोलोगे लॉन्ग टर्म के लिए होता है। नहीं भाई, आज आप इनकम टैक्स की स्लैब में हो तो आप इनकम टैक्स पे करोगे, कल नहीं हो नहीं करोगे बस। तो मतलब एक महीने आपकी जॉब है, अगले महीने जॉब नहीं है। इसी तरह कंपनियों के ऊपर लगता है, कंपनियों का इनकम टैक्स को बोलते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। सो अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई, नो टैक्सेशन। सो आप यहाँ पे देखेंगे क्या कॉर्पोरेशन टैक्स रेवेन्यू इन नेचर है? यस सर। मार्केट बोरोइंग कैपिटल इन नेचर है? मैंने बताया था भारत सरकार भाई मार्केट से बोरो करती है, कैपिटल इन नेचर होता है। यस सर। आप बोलेंगे सर अगर कंपनी हो गई तो? भाई साहब हम बजट के बारे में बात कर रहे हैं, कंपनियों के बारे में बात कर ही नहीं रहे। डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल होती है? बिल्कुल सर। डिविडेंड फ्रॉम आरबीआई कैपिटल? नो सर, आरबीआई कभी भी दे सकता है ज़्यादा डिविडेंड, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, तो वो नहीं आता इसके अंदर। ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम आरबीआई कम्स अंडर द रेवेन्यू, सो ओनली 3 विल बी द करेक्ट थिंग। ठीक है, ओनली 3। ठीक है सर, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 13। देन इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल फिजिकल डेफिसिट अज्यूमिंग जीरो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट। जब भी ये चीज़ आ जाए तो ना अपना दिमाग मत दौड़ाया करो। इकोनॉमिक्स के अंदर दिमाग दौड़ाओगे गलती करोगे, दिमाग दौड़ाने की बजाय पेन चलाया करो, पेन के साथ में दिमाग को रखा करो। ठीक है। जैसे ही आपने देखा कि भाई फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, कुछ बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने, तो लिख डालो यार फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला। चलो लिख देते हैं भाई, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर था हमारा। बिल्कुल सर। टोटल एक्सपेंडिचर में से हमने रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस करनी थी, बिल्कुल, प्लस में नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। आपको ये बात याद होगी, है ना। चलिए सर, अब इसके अंदर देखते हैं इसमें दिया क्या क्या हुआ है। यहाँ पे देखेंगे फिजिकल डेफिसिट के मामले में कि टोटल जो एक्सपेंडिचर है हमारा, टोटल एक्सपेंडिचर वो कितना दिखाया हुआ हमने यहाँ पे देखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 18 लाख। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर दोनों चीज़ें आएंगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज योर 18 लाख प्लस में रेवेन्यू रिसिप्ट इज योर 16 लाख। रेवेन्यू रिसिप्ट इज योर 16 लाख। ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज योर 6 लाख। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल, अच्छा अज्यूमिंग जीरो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 6 लाख, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 6 लाख करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया सर? 18/6/24। टोटल एक्सपेंडिचर इज 24 लाख करोड़। रेवेन्यू रिसिप्ट है आपका 16 लाख करोड़। एज्यूमिंग जीरो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, ये कितनी है? 0 है, तो 24 - 16 इज इक्वल टू आया 8 लाख करोड़। ठीक है। सॉल्यूशन इज देयर। अब यहाँ पे एरर होने के चांसेस बिल्कुल 0 बच जाते हैं। अगर आप अपना दिमाग लगाओगे कि बिना इसको करके वैसे ही सोचोगे इधर उधर से कि यार इसको कुछ जोड़ के देखो, तुरंत कर लिया करो। इकोनॉमिक्स में पेन चलाया करो, पेन चला, एरर ऑफ चांसेस, मतलब चांसेस ऑफ एरर बिकम 0, बिल्कुल 0 हो जाते हैं। नेक्स्ट इज टैक्स बयान्सी। कल मैंने मतलब आपने जो टेस्ट नंबर 11 उसमें देखा भी होगा, टैक्स बयान्सी का मतलब क्या था कि बयंट फोर्स होती है पानी के ऊपर तैरने वाली, है ना, इसके ऊपर बोट होती है, ये बोट क्या है? आपका टैक्स है, और ये क्या होता है? आपका जीडीपी।
So that is the simple. It measures the responsiveness of tax revenue to the GDP growth. Absolutely correct. It is influenced by the discretionary tax changes. बिल्कुल सर, इन्फ्लुएंस तो किसी से भी हो सकता है. So 15 का आएगा आपका both 1 and 2 C. 16 के बारे में बात करेंगे. अ रिडक्शन इन रेवेन्यू डेफिसिट इम्प्रूव द फिजिकल कंसोलिडेशन. और फिर क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट इम्प्लाइज द गवर्नमेंट बोरोइंग इज यूज फॉर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अभी मुझे इसको एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं दिमागी तौर के ऊपर अटेंटिव नहीं हुई यहाँ पे इस समय पे. लेट मी टेक अ सिप ऑफ अ कॉफी. ओके. अगर रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर रिडक्शन होगा, दैट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन. एब्सोल्युटली. अगर आप पहले दिन के अंदर 2 रुपये का घाटा खा रहे थे, अब दिन के अंदर 1 रुपये का घाटा खा रहे हो, तो सही है, बिल्कुल ठीक है. रेवेन्यू डेफिसिट इम्प्लाइज गवर्नमेंट बोरोइंग इज यूज्ड फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. बिल्कुल सर, मतलब अगर आप दिन के दिहाड़ी भी नहीं निकाल पा रहे हो, दिन का खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे हो, तो उसके लिए आप बोरो कर रहे हो, है ना. ये यही दिखाता है कि आपको बोरो करना ही पड़ेगा अगर आप दिन का भी खर्चा नहीं निकाल पा रहे हो. सो यस, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 को दिखाती है. ऑफ बजट बोरोइंग. ऑफ बजट बोरोइंग का क्या मतलब होता है कि सरकार कान को घुमा कर पकड़ती है. जैसे आपको पता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट के अंदर बोला गया कि भारत सरकार एक लिमिट से ज़्यादा जो है उधार नहीं उठा सकती. तो यहाँ पे भारत सरकार एक ट्रिक खेलती है, बोलती है यार हम अगर उधार उठाएंगे तो हमारे जो डेफिसिट के अंदर काउंट होगा. हम क्या करेंगे, LIC के अंदर हमारे 100% शेयर है, हम बोल देंगे LIC को कि तुम पैसा उठा लो. ये क्या होता है, ऑफ बजट बोरोइंग. इसी तरह मान लीजिए FCI को बोल दिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कि यार तुम भी पैसा उठा लो. तो यहाँ से आने वाला पैसा जाता तो भारत सरकार के पास ही है, लेकिन वो भारत सरकार अपने बजट में नहीं लिखती, बोलती है ये तो कंपनियां हैं भाई, कंपनियों के उसमें चढ़ाओ, तो हमारे यहाँ पे नहीं चलेगा. सो दैट इज नोन एज अ ऑफ बजट बोरोइंग. ठीक है. They reduce the public debt, no. They improve the fiscal transparency, no. They defer the fiscal deficit recognition, yes. They eliminate the revenue deficit, no. So option C would be the correct. आपका 17th का आ जाएगा C. Then 18th. इनमें से कौन सा इंप्रूव करता है एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी को? मैं तो कहूँगा तीनों के तीनों इंप्रूव करते हैं. 18 का 1 2 3 आंख बंद करके लगाओ यार, सब इंप्रूव करता है. क्राउडिंग आउट इफेक्ट. क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, मान लीजिए भारत सरकार जो है, इधर बहुत सारे लोग हैं, भारत सरकार इन लोगों से लोन उठा लेता है, तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट. गवर्नमेंट जब बोरो करती है लोगों से तो वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इज डिमांडिंग द मनी. गवर्नमेंट डिमांड करेगी तो लोग भी तो इंटरेस्ट रेट फालतू मांगेंगे ना. सो दैट इज अ क्राउडिंग आउट. और ये क्राउडिंग आउट क्यों बोलते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने लोगों से पैसा ले लिया. अब जब प्राइवेट कंपनियों को पैसा चाहिए होगा तो लोगों के पास पैसा है ही नहीं उनको देने के लिए. ठीक है. सो प्राइवेट कंपनियों को और ज़्यादा एक्सपेंसिव इंटरेस्ट रेट मतलब देना पड़ेगा, और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ेगा कि यार 20% 25% लोग मतलब, ताकि लोगों से पैसा मिल सके, क्योंकि भारत सरकार ने पहले ही पैसा उठा लिया. सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट. 19 का बी आएगा आपका. 20. अब देखो, आई थिंक इस क्वेश्चन को शायद किसी स्टूडेंट ने पूछा था एंड आई थिंक वहाँ पर एक अलग ही पर्सपेक्टिव था, बट नाउ आई विल टेल यू द पर्सपेक्टिव राइट हियर. सबसे पहले अपने को ना ऐसी चीज़ों के अंदर वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वो वाला खेल मत खेला करो, सीधा स्टेटमेंट को देखो, आगे चलो भाई. फिजिकल डेफिसिट के अंदर अब पहले इसको देखेंगे फिर इसको देखेंगे. ठीक है. फिजिकल डेफिसिट के अंदर क्या हम इंटरेस्ट पेमेंट को इंक्लूड करते हैं? इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड करते हैं कि नहीं करते? सोच के देखो. आप ब्याज पे कर रहे हो, इंटरेस्ट को पेमेंट कर रहे हो, तो क्या होता है वो एक्सपेंडिचर. ठीक है. क्या आप उसको इंक्लूड करते हो? यस, आप उसको इंक्लूड करते हो, है ना. क्या आप उसको इंक्लूड करते हो? हाँ, इंक्लूड करते हो. क्या आप उसको एक्सक्लूड करते हो? फिर से देखो यार, अभी मुझे लगता है आप लोगों ने दिमाग सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर हल्का हल्का जाना शुरू हो गया होगा, बट सी अगेन, हम जब फिजिकल डेफिसिट के बारे में बात करते हैं तो सिंपल सोचिए, फिजिकल डेफिसिट के अंदर हम इंक्लूड करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट को या फिर एक्सक्लूड करते हैं? इंक्लूड और एक्सक्लूड, बताइए. क्या हम इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देते हैं? हम किसको हटाते हैं सर? लोन को हटाते हैं. लोन जो हमारे पास आया है, ना कि गया है, उसे नहीं हटाते. लोन जो आया है उसे हटाते हैं. सो इंटरेस्ट पेमेंट को तो हम इंक्लूड करते हैं सर, एक्सक्लूड हम नहीं करते हैं. राइट. सो यहाँ पे देखेंगे हम, क्या हम एक्सक्लूड करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट को? नहीं सर, हम एक्सक्लूड नहीं करते, हम इंक्लूड करते हैं. हम एक्सक्लूड नहीं करते. डू वी एक्सक्लूड द इंटरेस्ट पेमेंट? नो सर. सो क्या ये स्टेटमेंट सही होगी कि गलत होगी? ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली सही होगी. बिल्कुल सही होगी भाई, क्यों नहीं होगी? एब्सोल्युटली सही होगी, है ना. क्या हम एक्सक्लूड करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट को? नहीं. इसने यही तो लिखा है ना. फिर से देखो यार, इसको भूल जाओ अभी के लिए, इसको अभी के लिए भूल जाओ. अभी सिर्फ ये देखो, क्या फिजिकल डेफिसिट एक्सक्लूड करता है इंटरेस्ट पेमेंट को? सोचिए, इंटरेस्ट का पेमेंट एक्सक्लूड करता है? नहीं नहीं नहीं, एक्सक्लूड नहीं करता सर. सो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट. क्या प्राइमरी डेफिसिट के अंदर हम इंटरेस्ट पेमेंट को इंक्लूड करते हैं कि एक्सक्लूड करते हैं? सर प्राइमरी डेफिसिट के अंदर हम इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड करते हैं.
तो यस सर, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर क्या हम इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड करते हैं? इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है सर? इंटरेस्ट पेमेंट होता है मंथली बेसिस के ऊपर, तो ये होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। तो क्या हम इसे हटा देते हैं? नहीं हटाते यार, हम इसे इंक्लूड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गई। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर क्या आप एक्सक्लूड करते हो? नहीं यार, बिल्कुल ये तो गलत है, यस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस का ग्रांट। जब रेवेन्यू डेफिसिट और ग्रांटिंग दोनों में से कुछ भी इस चीज़ से रिलेट ही नहीं करता यार कि हम इसे एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड नहीं करते। यहाँ पे लिखा हुआ हाँ एक्सक्लूड करते हैं, नहीं सर नहीं करते। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो 3 स्टेटमेंट आपकी ठीक है, ओनली 3 आपका आएगा, ओनली 3 आपका सिर्फ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका ऑप्शन बी के अंदर। ठीक है, आई थिंक आपका जो वहाँ पे था आंसर है, आंसर के अंदर सी लिखा हुआ है ओनली 1। एक्चुअल में ये AI से फ्रेम करवाया था भाई इसका आंसर, और उसमें ना ऐसे आया था AI से फ्रेम करवाने में कि A B ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3, तो उसे लगा ओनली 3 C पे है, वो ना ओनली 3 पे उड़ा दिया। दिमाग नहीं है ना AI में, तभी मैं बोलता हूँ भाई ChatGPT कितना भी होशियार हो जाए, ह्यूमन ब्रेन से आगे नहीं निकल पाएगा। सो ओनली 3 आपका आएगा B। देन आगे बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द लॉन्ग टर्म फिस्कल सस्टेनेबिलिटी। भाई लॉन्ग टर्म के लिए तो भाई डेट टू GDP रेशियो ही आता है, पर वैसे भी सोच के देखो प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट आप कैसे निकालते हैं? फिस्कल डेफिसिट माइनस का जो आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेड ऑन प्रीवियस लोन्स। नहीं सर, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दिखाया जाता। रेवेन्यू डेफिसिट ये तो होता ही शॉर्ट टर्म के लिए है। फिस्कल डेफिसिट, अरे भाई अगर ये होता तो ये तो होना ही होना था उसके अंदर, राइट? हम इसे तो बोल ही नहीं सकते। अगर हमने एक को एलिमिनेट कर दिया तो दूसरे को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, और अगर एक ठीक होगा तो दूसरा भी तो ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो हम दोनों को ही उड़ा देंगे, आखिर में यही बचता है डेट टू GDP रेशियो। देन फिस्कल कंसोलिडेशन का क्या मतलब होता है भाई? फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि हम सब्सिडी का रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। असेट का मोनेटाइजेशन, सारी चीज़ें ठीक है। अब हमें इम्पैक्ट इसको देखना है, इम्पैक्ट क्या है? सब्सिडी के रैशनलाइजेशन से रेवेन्यू डेफिसिट डिक्रीज होगा, बिल्कुल रेवेन्यू डेफिसिट डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि भाई आज अगर मान लीजिए हम सब्सिडी दे रहे हैं 100 रुपये की, कल को हमने सब्सिडी दी 80 रुपये की, तो हमारे डे टू डे का खर्चा कम ही तो हो रहा है ना, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, हमारा खर्चा घट रहा है, खर्चा घट रहा है तो घाटा भी घटेगा। बिल्कुल ठीक है यार, ये बात, इसमें कोई बात नहीं है। एसेट मोनेटाइजेशन इंक्रीजेज द रेवेन्यू रिसिप्ट, गलत यार, यहाँ पे कैपिटल आएगा, कैपिटल रिसिप्ट को इंक्रीज करता है, एसेट का मोनेट, अरे नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे एसेट की बजाय वो समझ लिया कि डिसइन्वेस्टमेंट। एसेट का मोनेटाइजेशन इंक्रीज करता है रेवेन्यू रिसिप्ट को, यस सर। एसेट का मोनेटाइजेशन ना एक्चुअली 2 तरीके से होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है यहाँ पे कि अगर रेंट पे दे दिया उसको, और एक सेल कर दिया। अगर आप रेंट पे देते हो ना तो रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्रीज होती है, अगर आपने सेल कर दिया तो क्या होगा? तो इसे हम बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट या फिर सोल्ड आउट यार। तो यहाँ पे एसेट का मोनेटाइजेशन को जनरली हम रेंट से रिलेट करके देखते हैं। एक और है एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, है ना, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो मैंने बोला था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये आपका रेंट और सेल दोनों को ही कंबाइंड करता है, पर रेंट के ऊपर ज़्यादा गवर्नमेंट के जो लैंड हैं वो दिए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं लैंड मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ऐसा करके भी कुछ नाम है उसका। सो यहाँ पर ये रेवेन्यू रिसिप्ट को इंक्रीज करेगा, हाँ सर, क्योंकि हम रेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर हम कट करेंगे तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंप्रूव होगी, नहीं सर ये नहीं होगी। क्यों? अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देने वाला। आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे करोगे अगर आपने लॉन्ग टर्म वाले खर्चे को ही काट दिया तो? सो दैट इज इनकरेक्ट। टैक्स बेस का एक्सपेंशन करोगे तो फिस्कल सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव होगी, यस। तो 3 स्टेटमेंट आपकी सही होनी चाहिए, सी ओनली 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देन आगे चलते हैं। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स क्या है? जो लोगों को उनकी औकात तुरंत दिखा देते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ टैक्स इंडिया में इनकम टैक्स जो है ना वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी बहुत कम है, ठीक है, आपकी सैलरी कम है, मान लीजिए यहाँ पर आपकी सैलरी आपकी कम है तो टैक्स भी आपको कम देना पड़ेगा। अब आपकी सैलरी बढ़ गई तो टैक्स भी आपको भाई ज़्यादा ही देना पड़ेगा, सो हायर टैक्स, राइट। सो दीज आर योर आप अपने आप आपकी जो सैलरी है उसे रिड्यूस कर मारेंगे। मान लीजिए अब आपकी सैलरी 50,000 है और मान लीजिए अभी टैक्स रेट है 0%, तो आपके पास में कितना रुपया पड़ा है? 50,000। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी सैलरी है 1 करोड़ और टैक्स है यहाँ पे 40%, मतलब आपका 40 लाख रुपये गया, आपके पास सिर्फ 60 लाख रुपीज़ बचा। ठीक है, तो आपको मतलब नीचे लेके आने का काम ऑटोमेटिकली आपकी मतलब आपको इन द सेंस की लोगों को उनकी औकात दिखाने का काम करता है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। दे ऑपरेट विदाउट द पॉलिसी इंटरवेंशन, बिल्कुल ठीक है। दे मैग्नीफाई द बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस, भाई मैग्नीफाई नहीं करते, दबा देते हैं, सब चीज़ों को छोटा कर देते हैं। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देन इनमें से कौन सा नहीं है मेरिट ऑफ डेफिशिएंट फाइनेंसिंग? देखो भाई इसको ना देखेंगे, अभी क्वेश्चन को देखो और फिर इसको एनालाइज करते हैं।
क्या रिसोर्स का मोबिलाइजेशन हो पाता है मेरिट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग से? ठीक है, तो आपको लगेगा कि सर ये क्या बोल रहे हो, हमारी तो कुछ खोपड़िया में ही नहीं जा रहा है। देन काउंटर साइक्लिकल सपोर्ट, देन इन्फ्लेशन कंट्रोल, देन ग्रोथ का स्टिमुलेशन। अब देखिए, अगर मान लीजिए घाटा है, डेफिशिट है, उस घाटे को भर रहे हैं आप, तो उसे क्या बोलेंगे हम? डेफिशिट फाइनेंसिंग। सिंपल बात है। कोई भी घाटा है, मान लीजिए भारत सरकार को घाटा हुआ 80 रुपये का, आप उसे फाइनेंस कर रहे हैं। फाइनेंस कर रहे हैं मतलब आप लोन पे पैसा उठा रहे हैं, उस घाटे को पूरा करने के लिए बोरो कर रहे हैं। तो उस घाटे को बोरो करने की जो बढ़िया बात है वो क्या होगी? रिसोर्स का मोबिलाइजेशन आप कर पाओगे? हाँ, हम कर पाएंगे सर। काउंटर साइक्लिकल सपोर्ट, मान लीजिए मार्केट के अंदर पैसा नहीं है और आप क्या करोगे? आप उधार लेके लोगों को पैसा दे रहे हो, ठीक है। सो काउंटर साइक्लिकल सपोर्ट बिल्कुल ठीक है ना। मार्केट में पैसा नहीं है बट आप क्या है, पैसा इंक्रीज कर रहे हो लोन लेकर, तो बिल्कुल ठीक है सर। देन इन्फ्लेशन कंट्रोल, भाई साहब ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि सोचो, मार्केट में पैसा नहीं है, है ना, सॉरी मार्केट मतलब यहाँ पे हमने देखते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल में कि डेफिशिट है, ऑलरेडी डेफिशिट है, घाटा है, देयर इज लेस मनी विद द पीपल, ठीक है। डेफिशिट है नॉट विद द पीपल बट द गवर्नमेंट, लेस मनी विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट ने क्या उठाया? लोन उठाया। वो लोन उठा के लोगों को पैसा दिया। सो पीपल के पास क्या गया? पीपल माने आम इंसान के पास पैसा गया मतलब रुपए गए। जब आम इंसानों के पास खूब सारे रुपए जाएंगे तो इन्फ्लेशन घटेगा कि बढ़ेगा? महंगाई बढ़ेगी सर, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा। इसने क्या पूछा है? विच ऑफ द इज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग की कौन सी मेरिट नहीं है? क्या ये मेरिट है? रिसोर्स मोबिलाइजेशन, हाँ, लोन लोगे, लोन से रिसोर्स का मोबिलाइजेशन कर पाओगे, ग्रोथ कर पाओगे, काउंटर साइक्लिकल सपोर्ट कर पाओगे, बट इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा। आप लोगों ने सुना है ना मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, कि अगर डेफिसिट है और प्रिंट कर रहे हो मनी तो भाई महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। सो दैट इज सी ऑप्शन इज द मतलब करेक्ट। इट इज नॉट अ मेरिट ऑफ अ डेफिसिट फाइनेंसिंग, दिस इज अ डीमेरिट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन? टूल्स ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन तीनों के तीनों मैं तो बोल दूंगा यार, तीनों के तीनों होती हैं। टैक्स एक्सपेंडिचर भी होता है, सब्सिडी रैशनलाइजेशन, एक्सपेंडिचर स्विचिंग, सब कुछ बोल दूंगा तो कि तीनों के तीनों ही होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, बट यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ कि फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए तीनों ही चीज़ें बोल देते हैं, ठीक है। टूल्स ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन आपके आंसर की के अंदर इसको नहीं बताया हुआ है, टैक्स एक्सपेंडिचर को नहीं बताया हुआ, 2 और 3 को करेक्ट ऑप्शन माना हुआ है। बट देखिए यहाँ पर ना मैं बाय डिफ़ॉल्ट एआई से डिसएग्री करूँगा, सबसे डिसएग्री करूँगा। रीज़न क्या है यार? टैक्स एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? टैक्स एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जैसे भारत सरकार रीबेट देती है, ठीक है, रीबेट देती है। मान लीजिए आपकी सैलरी है 12 लाख रुपए और 12,75,000 रुपये हैं, तो भारत सरकार क्या बोलती है? 75,000 की हम आपको छूट देते हैं, जाओ एंजॉय मारो। तो 75,000 की जब आपको छूट मिलेगी, सो दैट इज़ अ रीबेट, ये टैक्स एक्सपेंडिचर है। क्या इससे भारत सरकार को घाटा होता है? मतलब घाटा इन द सेंस कि भारत सरकार के पास रेवेन्यू कम जाता है, बिल्कुल कम जाता है। यहाँ पे ये नहीं पूछा कि इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है, टूल्स ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन पूछा है। सो बाय डिफॉल्ट क्या इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन को? बिल्कुल कर सकते हैं सर, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। बट वो मतलब अलग थॉट है, अलग लॉजिक है। सो माइथ एज पर मी और आपके हिसाब से अगर आपने 1 2 3 लगाया, दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इन्फ्लेशनरी? सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन कौन सा क्रिएट करता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज फाइनेंस बाय बोरोविंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज फाइनेंस बाय टैक्सेशन। नहीं भाई, अभी इन दोनों में से तो यही विजेता चल रहा है, ए। अभी बाकी आगे देखेंगे आगे क्या है। डिसइन्वेस्टमेंट फाइनेंस कैपिटल स्पेंडिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फाइनेंस बाय सरप्लस। नहीं, अभी तक ए ही है। सो ए इज द डोमिनेंट प्रोपोर्शन, मतलब ए अगर दिन के दिहाड़ी भी नहीं चल रही है और उसके लिए आप बोरो कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा, ए। देन 27वां चलते हैं। कैपिटल रिसिप्ट से अफेक्ट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी गवर्नमेंट लाइबिलिटीज। बिल्कुल सर, रेवेन्यू रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट द फ्यूचर ऑब्लिगेशंस। रेवेन्यू रिसिप्ट फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करती। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट मान लीजिए टैक्स, नॉन टैक्स। आपने बाइक का चालान दिया तो क्या भारत सरकार आपको आगे चल के वापस चालान का पैसा देगी? नहीं देगी भाई। इट डू नॉट क्रिएट द फिस्कल ऑब्लिगेशन। सो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो आई थिंक ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देन आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट? कौन कौन सा इंक्लूडेड होता है? इंटरेस्ट पेमेंट, ग्रांट फॉर द कैपिटल असेट क्रिएशन, और ये रहा और ये रहा। कायदे से ना यहाँ पर क्या होना चाहिए? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इसके अंदर ग्रांट फॉर द कैपिटल एसेट क्रिएशन, इसे माइनस किया जाता है। कायदे से एक्सक्लूडेड होना चाहिए था, राइट? पर मतलब ठीक है, इसे इंक्लूड किया जाता है कंसेप्ट के अंदर टू एक्सक्लूड इट, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है भाई ये, पर क्या करें, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, यही इकलौती चीज़ है। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट थिंग, ठीक। कई बार खेला हो जाता है इस तरह का भी। अच्छा, इनमें से कौन सा बेस्ट रोल प्ले करता है आपके फिस्कल रूल्स का? फिस्कल रूल मतलब कायदे कानून भाई, जो आपकी बजट से रिलेटेड रूल्स हैं वो
क्या काम करते हैं? पॉलिटिकल डिस्क्रिशन को हटाते हैं? नहीं सर, पॉलिटिकल तो भाई अगर इसको हटा दिया तो फिर पॉलिटिक्स किस लिए बचेगी? दे एंश्योर द काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी ऑलवेज। नहीं यार, अगर यहाँ तक होता ना तो मैं मान भी लेता भाई सरकार की मर्जी, वो प्रो साइक्लिकल जाए कि एंटी साइक्लिकल जाए। अगर ऐसा होता तो फिर ये भी ठीक ही हो जाता। सो दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है। इन दोनों के बीच में लड़ाई करवाते हैं। दे एंकर द फिस्कल एक्सपेक्टेशंस की जो लोगों की उम्मीदें हैं उसको मोल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये हम सही मान सकते हैं। दे रिप्लेस द बजटरी प्रोसेस। यार रिप्लेस तो कुछ भी नहीं करता यार, रिप्लेस होता तो हो ही चुका होता, फिर तो मतलब यार कमाल है। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट थिंग। इनमें से कौन सा एक्सक्लूड करता है इंटरेस्ट के पेमेंट को? देखते हैं सर। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस का इंटरेस्ट पेमेंट, राइट सर। सो क्या ये एक्सक्लूड करता है इंटरेस्ट पेमेंट को? यस। अरे नहीं, वो प्राइमरी डेफिसिट होता है, सॉरी यार। हाँ, सो दैट इज़ योर आपका प्राइमरी डेफिसिट। देन रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। देन रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर क्या हम एक्सक्लूड करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट को? नहीं सर, इसके अंदर हम एक्सक्लूड नहीं करते हैं। सो देन इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, क्या हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर एक्सक्लूड करते हैं? बताइए। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर नहीं सर, इसमें हम कैपिटल वो ग्रांट असेट वाला होता है, तो इसके अंदर भी हम एक्सक्लूड नहीं करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड? सिर्फ एक ही चीज़ को हम एक्सक्लूड करते हैं, प्राइमरी डेफिसिट को, उसी में से हम इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड करते हैं। ऑप्शन बी 2 ओनली, ठीक है। ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 31, स्ट्रक्चरल फिस्कल डेफिसिट। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द स्ट्रक्चरल फिस्कल डेफिसिट? कौन सा स्ट्रक्चरल फिस्कल डेफिसिट लेके आता है? सो इसका ऑप्शन होगा टेम्परेरी टैक्स कट। नहीं सर, स्ट्रक्चरल होता है एक प्रॉपरली लंबे समय तक, वन टाइम कैपिटल स्पेंडिंग नहीं, वन टाइम, अगेन टेम्परेरी, अगेन छोटे साइकिल के लिए। देन परसिस्टेंट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, बिल्कुल सर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। परसिस्टेंस लॉन्ग टर्म के लिए रेवेन्यू इंबैलेंस होता है। देन पब्लिक एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। पब्लिक एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का क्या मतलब होता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि भाई अगर भारत सरकार $1 स्पेंड करती है तो उसके ऊपर भारत सरकार की जीडीपी कितनी बढ़ती है, ठीक है। इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। अगर $1 भारत सरकार ने स्पेंड किया तो हाउ मच जीडीपी ग्रोज, हाउ मच जीडीपी जो है वो इंक्रीज होती है, इसे देखते हैं। सो इट इज़ हायर ड्यूरिंग द रिसेशन। नहीं सर, सॉरी, हाँ, इट इज़ हायर ड्यूरिंग द रिसेशन, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा करती है कोई भी सरकार ड्यूरिंग द अनएम्प्लॉयमेंट के समय पे, रिसेशन के समय पे, उस समय पे ज़्यादा करती है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बिल्कुल, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि मतलब ह्यूमन जो है वो कितना कंज्यूम करता है, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी क्या है उसके कंज्यूम करने की, कैसे वो अपने कंजम्पशन को बढ़ाता है। तो हाँ बिल्कुल, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन देम। अगर लोग कंज्यूम ही नहीं करना चाह रहे हैं तो पब्लिक एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर बढ़ ही नहीं पाएगा, राइट। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट। अगर यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता ना तो भी ठीक ही होता, टेंशन नहीं लेनी इस बात में। सो यहाँ पर दोनों चीज़ें ठीक है यार, बोथ 1 and 2 ओनली वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 33, रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट इतना। ये बहुत ही डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है। अगर आप लिखोगे नहीं तो ये क्वेश्चन या तो छोड़ोगे या गलत करोगे, तो कैसे सही होगा तो सही। लेकिन ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, ऐसा एक आधा ही क्वेश्चन आता है आपको, तो जैसे ही एक आधा क्वेश्चन ऐसा आता है और आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो इन चीज़ों में ना दिमाग नहीं फंसाना होता, तुरंत लिखना होता है। चलिए भाई लिख के देखते हैं। इसमें क्या बोला गया कि रेवेन्यू डेफिसिट तो रिड्यूस हुआ है जबकि फिस्कल डेफिसिट अनचेंज रहा है। इसका क्या मतलब है? 4 ऑप्शन है। जैसे ही देखा तो रेदर देन मतलब दिमाग में मल्टीपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर दिमाग में लगा पाते हो वेल एंड गुड है, नहीं लगा पाते तो भाई मैं तो सीधा पेपर के ऊपर लिख डालता हूँ। देख लेते हैं सर, फिस्कल डेफिसिट का एक मस्त सा फॉर्मूला ढूंढ लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ गया आपका, ठीक है। माइनस का आपका हमने देखा था रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस में नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, राइट। ये वाला कंसेप्ट हमने देखा था। अब ये निकल गया आपका फिस्कल डेफिसिट, और अगर हम बात करें, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे अपन लिख देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हम निकालते हैं रेवेन्यू डेफिसिट को तो हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो ही तो निकलता है ना हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। अब क्या बोला है स्टेटमेंट में कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो डिक्रीज हो रहा है लेकिन जो फिस्कल डेफिसिट है वो सेम है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ डेटा वेटा भी दिया हुआ है, 4 लाख करोड़ 1 लाख करोड़। नहीं मानते हम 4 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ को, क्यों माने भाई जब हमारे पास हमारा खुद का डेटा है तो चलो यार सोच के देख लेते हैं। मान लीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 40 रुपये, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 50 रुपये, ठीक है। माइनस का रेवेन्यू रिसिप्ट आपका लगा लेते हैं यार 10 रुपये और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट लगा लेते हैं 20 रुपये। ये एक प्राइमरी कंडीशन है ना, मतलब एक शुरुआत की
इनिशियल, ये आपकी I0 कंडीशन मान लेते हैं। I0 कंडीशन के अंदर आपका जब हम देखें तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना आ गया सर, रेवेन्यू डेफिसिट आ गया यहाँ पे आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट 30 रुपीज़, रेवेन्यू डेफिसिट आ गया आपका 30 रुपीज़। फिर क्या है यहाँ पे आपका जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितना आया सर, 40 50 90, 90 माइनस 30 इक्वल टू 60, तो 60 रुपीज़ आएगा आपका फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, अब कंडीशन लेके चलते हैं। कंडीशन क्या बोल रहा है कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो सेम है और रेवेन्यू डेफिसिट धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। तो चलो भाई रेवेन्यू डेफिसिट को डिक्रीज़ करते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट को डिक्रीज़ करते हैं। अगर आप रेवेन्यू डेफिसिट को डिक्रीज़ करोगे तो दो ही तरीके से आप रेवेन्यू डेफिसिट को डिक्रीज़ कर पाओगे, आपको इन दोनों चीज़ों को ही चेंज कर सकते हो, राइट। तो कंडीशन एक, पहली कंडीशन हम क्या मानते हैं जिसमें हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा, अगर हम घाटे को कब कम करेंगे जब खर्चा कम होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो गया। दूसरी कंडीशन हम क्या लगाएंगे कि सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बजाय रेवेन्यू रिसिप्ट को हमने बढ़ा दिया, ठीक है, तभी जाके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब आपका ये रेवेन्यू डेफिसिट है वो कम हो पाएगा। बिल्कुल सर, तभी जाके कम हो पाएगा। अब हम देखेंगे फिजिकल डेफिसिट सेम रहना चाहिए। अगर फिजिकल डेफिसिट सेम रहना चाहिए तो चलो देखते हैं, करते हैं, बनाते हैं कैसे सेम रहेगा। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर देते हैं थोड़ा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने 40 से घटा के कर दिया 30, तो लेट मी राइट इट हेयर, है ना, 30 प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बताओ अगर हमने इसे 60 रुपये ही रखना है, फिजिकल डेफिसिट को 60 रुपये रखना है, तो क्या हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा घटाना पड़ेगा? अगर आपके समझ में नहीं आए कि यार बढ़ाना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, मेरा दिमाग स्टक कर गया पेपर के अंदर, मुझे हाइपर हो गया, तो दोनों कॉम्बिनेशन लगा लो यार, एक मतलब हार्डली 1 मिनट विल गो। ठीक है, लगा के देख लेते हैं हम ना। 30 प्लस में एक तरफ लगा लेते हैं 50 की बजाय यहाँ पे लिख लेते हैं 60, और यहाँ पे लिख लेते हैं आपका 50 की बजाय 40, है ना, और फिर माइनस का 10 प्लस 20। अब करके देखते हैं कब 60 आता है। 30 प्लस आपका 60 हो गया 90, 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 आ गया ना सेम। दैट मीन्स, है ना, अगर आप इस वाले जोन को पकड़ के चलेंगे ऊपर वाले के थ्रू तो 60 आ जाएगा। दैट मीन्स इट इज़ ट्रू। अगर आप 40 को लेके चलेंगे, आपने मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर घटा दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी घट गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी घट गया, तो फिजिकल डेफिसिट तो कम होगा ही ना भाई। मतलब 40 30 70, 70 में से 30 गए, है ना, 70 में से 30 गए तो कितने बचे? 40, राइट, 40। तो फिजिकल डेफिसिट कम हो जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट ने क्या बोला, फिजिकल डेफिसिट सेम होना चाहिए। सो दैट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट सही रहेगी, है ना, 60 वाली। 60 मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको हटा के, है ना, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। सेकंड, अगर रेवेन्यू रिसिप्ट डिक्रीज होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट माने कि कमाई अगर कम हो रही है तो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट ये कैसी होनी चाहिए, ये इंक्रीज होनी चाहिए। नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं यार, है ना। अब देखिए हम इसको रेवेन्यू रिसिप्ट को चेंज करके देखेंगे, बाकी सबको ऐसे का ऐसा रख के देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे रखा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 40 रुपये का, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 50 रुपये का, माइनस का रेवेन्यू रिसिप्ट को हमने बढ़ा दिया। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट को हमने बढ़ा दिया, और रेवेन्यू रिसिप्ट को हमने बढ़ा के कर दिया 10 की बजाय 20 कर दिया। ठीक है, इक्वल टू 60 अगर हमें लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, ये आ गया 90 माइनस का 20 इक्वल टू आ गया आपका 70। तो यहाँ पे हमें 10 और ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। देखिए ना, तभी तो आएगा ना 60। सोच के देखिए, 40 का 40, 50 का 50, 10 की बजाय हमने इसे बढ़ा दिया, रेवेन्यू रिसिप्ट को बढ़ा दिया था 20, तो हमें यहाँ पे 60 लेके आना था। 50 40 90, 90 में से 20 गए तो कितने बचे थे? 70। अब हमें इसमें से 10 और घटाने थे, तो प्लस में हमने 10 कर दिया, तो यहाँ पे दोनों मिला के हो गई 30, और 90 में से 30 गए तो कितने बचे सर? 60। दैट मीन्स ये जो 20 से है ये कम होगा। दैट मीन्स रेवेन्यू रिसिप्ट अगर इंक्रीज होगा तो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट मस्ट बी डिक्रीज। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई, और ये बन गया आपका पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन को अपने स्टेटमेंट के हिसाब से देखते हैं। अगर रिड्यूस होगा रेवेन्यू डेफिसिट, बिल्कुल हाँ, रिड्यूस होगा रेवेन्यू डेफिसिट, जबकि फिजिकल डेफिसिट अनचेंज रहेगा, तो क्या होगा? इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो यार, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे लिखा हुआ है? ये रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर सर हो रहा है, ये स्टेटमेंट सही है। बाकी भी देखेंगे यार, है ना। देन इंक्रीज इन कैपिटल रिसिप्ट, क्या कैपिटल रिसिप्ट में इंक्रीज हो रहा है? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, नहीं सर, वो तो डिक्रीज हो रहा है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आगे देखते हैं, रिडक्शन इन इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट का पेमेंट किस में जाता है सर? सोच के देखो, इंटरेस्ट का पेमेंट जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर में,
है ना। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, रिड्यूस्ड इन इंटरेस्ट पेमेंट। अब अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होना चाहिए। तो आप इन दोनों के अंदर डिबेट कर सकते हो कि सर हाँ, इन दोनों के अंदर हम डिबेट करेंगे, हो जाएगा। इंक्रीज इन रेवेन्यू रिसिप्ट, इंक्रीज इन रेवेन्यू रिसिप्ट, कहाँ गया रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा रिलेटिव टू द एक्सपेंडिचर, रिलेटिव टू द एक्सपेंडिचर। अरे सर, अगर आप इन दोनों को ही कंपेयर करोगे, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, तो रेवेन्यू डेफिशिएट तो रिड्यूस होगा, लेकिन उसके साथ में फिस्कल डेफिशिएट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि फिस्कल डेफिशिएट में के अंदर सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है। मान लीजिए हम इसको बढ़ा दें, इसको कर दे 2 और इसको कर मतलब इंक्रीज इन रेवेन्यू रिसिप्ट, और इसको कर दें, मान लीजिए इसको 40 से बढ़ा के कर दिया 42 और इसको हमने 10 से बढ़ा के कर दिया 50, तो क्या इससे फिस्कल डेफिशिएट इंपैक्ट होगा? 100% इंपैक्ट होगा। क्या ये रिड्यूस होगा? होगा, लेकिन फिस्कल डेफिशिएट बिल्कुल फ्लक्चुएट करेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब इन दोनों के बारे में देखते हैं, ए और सी, इन दोनों के बीच में युद्ध करवाना पड़ेगा भयंकर वाला। चलो देखते हैं। इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्रीज है, बिल्कुल दिख रहा है। रिडक्शन इन इंटरेस्ट पेमेंट, ये देखिए, जब आप इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में बात करते हैं तो सोच के देखो यार, इंटरेस्ट पेमेंट होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म के ऊपर, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट पेमेंट कम हो रहा है, ध्यान देना अब इस बात को, ठीक है, आपको तुरंत लगेगा हाँ सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम भी तो हो रहा है। सोचिए, अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आपका कम हो रहा है, तो क्या इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर फिस्कल डेफिशिएट कम होगा? एब्सोल्युटली कम होगा सर, ठीक है, बिल्कुल कम होगा। क्यों कम होगा? ये देखिए ना, इंटरेस्ट पेमेंट माने भारत अपनी तरफ से खर्चा दे रहा है, कॉन्टिन्यूसली जा रहा है, वो जाता ही चला जा रहा है ना। तो वो क्या है, वो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, वो तो देना ही देना पड़ेगा। तो उससे फिस्कल डेफिशिएट जो है वो चेंज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हम फिस्कल डेफिशिएट में से इसे माइनस नहीं करते हैं। याद कीजिए कि हमने फिस्कल डेफिशिएट में से जो इंटरेस्ट पेमेंट है उन्हें घटाया था, नहीं, नॉन डेट क्रिएटिंग प्रिंसिपल को घटाया था, इंटरेस्ट को नहीं घटाया था। ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इंटरेस्ट को नहीं घटाया था, ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है इंटरेस्ट को घटा रहे हैं। सो दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बाय डिफॉल्ट। अब थोड़ा सा मतलब ये मैं बोलूँगा इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, सो इसका आंसर आपका ए आएगा। एंड क्या बताऊँ इसमें, नथिंग एल्स टू एक्सप्लेन। अगर आपको समझ नहीं आया, थोड़ा सा बैक में जाइए और फिर से सोचिए कि फिस्कल डेफिशिएट के अंदर हमने इसे घटाया था? नहीं सर, हमने इसे नहीं घटाया था, ठीक है, हमने इसके ऊपर मतलब हमने बोला था कि ये तो हम इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। सो रिडक्शन इन इंटरेस्ट पेमेंट वुड डिक्रीज द फिस्कल डेफिशिएट, वुड डेफिनेटली गोइंग टू डिक्रीज द फिस्कल डेफिशिएट, इंपैक्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या करना है, रेवेन्यू डेफिशिएट को डिक्रीज करना, फिस्कल डेफिशिएट में कोई चेंज नहीं आने देना। सो दैट्स वाई रेवेन्यू के लिए आपका इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर डेफिनेटली। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं हमने किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्रीज कर दिया। सो विद दैट इसका जो भी नुकसान है वो हमने यहाँ से भरपाई करवा दी। सो दैट्स हाउ द फिस्कल डेफिशिएट रिमेन अनचेंज्ड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द टैक्स एफर्ट। टैक्स एफर्ट किसको बोलते हैं सर? ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है यार। टैक्स एफर्ट बोलते हैं कि नॉर्मली आप मतलब आप प्रीलिम्स के अंदर कितने मार्क्स लेके आ सकते हो? 150। अभी कितने आ रहे हैं? 70। कितना फ़र्क है आपका अभी? तो मान लीजिए 80 का है ना, तो 80 मार्क्स का दैट एफर्ट यू नीड टू पुट, अगर दिस इज योर मैक्सिमम लिमिट। सो दैट सेम इसी तरह हमारा जो टैक्स है वो होता है, दैट इज योर पोटेंशियल टैक्स कलेक्शन, दिस इज योर एक्चुअल टैक्स कलेक्शन, इट कंपेयर बोथ ऑफ देम। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देन कंसिडर द फॉलोइंग, कैपिटल फॉर्मेशन, असेट रिप्लेसमेंट, डेट सर्विसिंग, इनमें से कौन सा इन्वॉल्व करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को? ठीक है, इसमें देखा गया है। अभी अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लॉन्ग टर्म वाली को, ठीक है सर, ठीक है, देखते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म के लिए होता है, हाँ होता है। असेट रिप्लेसमेंट, हाँ लॉन्ग टर्म के लिए होता है। डेट सर्विसिंग, नहीं सर नहीं होती। क्यों? डेट सर्विसिंग का मतलब होता है, डेट माने आपने जो कर्जा लिया है उसकी सर्विस कर रहे हो आप बार बार, मतलब कि बार बार उसका ब्याज पे किए जा रहे हो, तो वो शॉर्ट टर्म के बेसिस के ऊपर होता है। सो वो रेवेन्यू में काउंट होता है, नॉट द कैपिटल। सो आपका बी ऑप्शन 1 और 2 आएगा। जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो मेंबर होते हैं। बिल्कुल ठीक है यार, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट थिंग। देन जीएसटी काउंसिल विल डिसाइड द टैक्स रेट एग्जाम द गुड्स एंड थ्रेशोल्ड टू द न्यू टैक्सेशन रेजिम। ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन स्टेट गवर्नमेंट विल हैव द ऑप्शन टू लेवी द वैट इफ सो दे डिसाइडेड। देखो ये चीज़ है ना, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वुड हैव द ऑप्शन टू लेवी द वैट, लेकिन ऑन सर्टेन प्रोडक्ट, नॉट ऑन द ऑल प्रोडक्ट। ठीक है, सर्टेन प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जैसे कि आपका अल्कोहल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, इनके ऊपर स्टेट लगाता है, लेकिन बाकियों के ऊपर नहीं लगा पाता। ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे आप मेजॉरिटी के साथ में जाएंगे तो ऑप्शन 3 वुड बी इनकरेक्ट एंड ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट, सो आंसर विल बी डी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसमें से आपको देखना है कौन सी जो चीज़ें हैं वो करेक्ट हैं। बोरोइंग इंक्रीजेज द कैपिटल रिसिप्ट, क्या बोरो कैपिटल रिसिप्ट को इंक्रीज करती है? एब्सोल्युटली करती है सर, है ना। बोरो अगर आपने किया है तो कैपिटल, फिजिकल डेफिसिट नहीं याद करना, अभी यहाँ पे क्या है, कैपिटल रिसिप्ट होती तो इंक्रीज, चाहे वो डेट क्रिएटिंग हो नॉन डेट क्रिएटिंग हो, क्या फर्क पड़ता है, कैपिटल रिसिप्ट तो इंक्रीज हो रही है। रीपेमेंट ऑफ लोन रिड्यूसेस द फिजिकल डेफिसिट, क्या जब हम लोन का रीपेमेंट करते हैं तो उससे फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस होता है? नहीं सर, फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस नहीं होता। वाई सर? क्योंकि अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हो तो हमने पहले देखा था ना, हम उसे कैलकुलेट ही नहीं करते, उड़ा देते हैं उसको, हम नहीं काउंट करते सर उसको। तो जब हम उसे काउंट ही नहीं करते तो काहे का फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस होगा? सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। देन एक्सपेंडिचर स्विचिंग, एक्सपेंडिचर स्विचिंग का मतलब कि चाइनीज़ खरीदने की बजाय देसी माल खरीदो यार, ठीक है। सो दैट मीन्स कहाँ पे दिखाई देगा, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंसेंटिव्स अगर मिल रहे हैं कि बाहर से चीज़ें खरीदने की बजाय अपने देसी चीज़ों का इस्तेमाल करो, 38 का ऑप्शन बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेवेन्यू सरप्लस, प्राइमरी सरप्लस, फिस्कल सरप्लस, विच इज द वर्ड नेसेसरी इम्प्लाई द गवर्नमेंट सेविंग। मैं तो कहूँगा तीनों के तीनों, ठीक है, 1 2 3 तीनों के तीनों होते हैं यहाँ पे, है ना। अरे नेसेसरली इम्प्लाई द गवर्नमेंट सेविंग, एक मिनट यार, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरली इम्प्लाई गवर्नमेंट की सेविंग। फिस्कल सरप्लस क्या दिखाता है, गवर्नमेंट सेविंग को दिखाता है। प्राइमरी सरप्लस बिल्कुल यार, मैं तो कहूँ अच्छा अरे यार हाँ, दिखाता तो सारे के, अरे क्या हो गया ये, हाँ सॉरी फॉर दिस। सो दिखाते तो सारे के सारे ही हैं, ठीक है, बट नेसेसरली का मतलब क्या है कि जो 100% शो करेगा ही करेगा। तो रेवेन्यू सरप्लस 100% दिखाता है कि गवर्नमेंट सेव कर रही है। क्यों? क्योंकि ये होता है आपका डे टू डे वाला, डे टू डे का खर्चा। लॉन्ग टर्म के अंदर खर्चा इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, लेकिन ये डे टू डे को दिखाता है। डे टू डे का मतलब भारत सरकार नेसेसरली सेव कर रही है। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट। नेसेसरली नहीं होता ना तो ऑल 3 पे लगाना था आप लोगों को, ठीक है। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, इंटरजनरेशनल इक्विटी, इसको क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है? बैलेंस्ड बजट एनुअली, एनुअल जो बैलेंस्ड बजट होगा क्या वो रिप्रेजेंट करता है इंटरजनरेशनल इक्विटी को? नहीं सर, बैलेंस्ड बजट नहीं करता, क्योंकि बेशक घाटे में चला जाए यार, 1 साल घाटे में चला जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंस कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा होगा। बैलेंस्ड बजट नहीं यार। कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग, क्या ये आगे के लिए भलाई का काम है? अगर हद से ज़्यादा बोरो नहीं कर रहे हैं तो ठीक है यार, मतलब रोड वगैरह बनाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, और हम उसके लिए लोन लेते हैं, देन इट्स गुड, इंटरजनरेशनल इक्विटी को एस्टैब्लिश करता है, ये हो सकता है, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग, अरे यार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिन का होता है, दिन के चाय समोसे का पैसा नहीं निकल रहा है यार, ये तो गलत है यार, ये इंटरजनरेशनल इक्विटी कहाँ से दिखाता है? टैक्स स्मूथनिंग अक्रॉस साइकिल, यार ये भी होता है। अब इन दोनों के ऊपर आपको डिबेट करनी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग और टैक्स स्मूथनिंग अक्रॉस द साइकिल, दोनों होल्ड द इक्वल प्लेस। अब यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल पूछता है, और इसमें से आपने जो भी लगाया हो, आपकी किस्मत आपका काम। देखिए ये हमारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के अंदर हमने बी को टिक माना है, ठीक है, आप डी को भी टिक मान सकते हैं, यूपीएससी डी को भी सही मान सकता है, बी को भी सही मान सकता है। टैक्स स्मूथनिंग अक्रॉस द साइकिल, टैक्स स्मूथनिंग का क्या मतलब होता है? टैक्स को मेंटेन करके रखना कि भारत सरकार का टैक्स ना गिरे एक समय के बाद जाके। तो क्या इससे फायदा होगा? इंटरजनरेशनल इक्विटी मेंटेन की जा सकती है। अगर हम देखें तो एक तरह से रिलेट करके देख सकते हैं ना, इनडायरेक्ट साइकिल एस्टैब्लिश करके, यहाँ से डायरेक्ट साइकिल भी एस्टैब्लिश हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी एस्टैब्लिश हो सकती है। सो अगर इंट्यूशन के थ्रू जाएंगे तो बी लगाओगे, लेकिन डी लगाओगे और यूपीएससी डी को मान ले तो उसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये डिबेट वाले क्वेश्चन होते हैं, ये डिबेट वाला क्वेश्चन इसी वजह से डाला था कि लोग लड़ें, और ऐसे क्वेश्चन जो है वो लड़ने के लिए ही बने होते हैं। ये तुक्केबाजी की बात है कि यूपीएससी किसको मानता है सही। देन क्वेश्चन नंबर 41 पब्लिक बोरोइंग के बारे में बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड रिगार्डिंग एज ए पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक से अगर बोरो करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा भाई। इट कैन क्राइड आउट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। देन 42, हाँ, इनमें से कौन सा रिड्यूस करेगा फिस्कल डेफिसिट को विदाउट अफेक्टिंग द, अरे कौन सा प्राइमरी डेफिसिट को रिड्यूस करेगा विदाउट अफेक्टिंग द फिस्कल डेफिसिट? अरे यार इसको लिख लेते हैं यार, है ना। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, देख लेते हैं सर। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस का इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस लोन, राइट। सो ये आपका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को लिख दिया। आप देखते हैं यार, रिड्यूस करेगा प्राइमरी डेफिसिट को, लेकिन फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस नहीं करेगा, तो सिर्फ यही तो एक चीज़ है यार है ना। अगर किसी में भी छेड़खानी करोगे तो फिस्कल डेफिसिट चेंज हो जाएगा। इसमें जो भी कंपोनेंट है ना वो फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूले वाले, उनको इमेजिन कर लेना, लेकिन अगर इसमें चेंज करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सो फिस्कल डेफिसिट के अंदर हमने इंटरेस्ट पेड ऑन प्रीवियस लोन, अगर इसे हटा देंगे तो प्राइमरी डेफिसिट होगा रिडक्शन इन द इंटरेस्ट पेमेंट, राइट। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट, वो आपका सही जवाब हो जाएगा।
देन क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर चलते हैं। ये तीनों है आपका टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एक्सपेंडिचर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस द इफेक्टिव टैक्स रेवेन्यू, इनमें से कौन सा टैक्स रेवेन्यू को कम करता है? तीनों के तीनों कम करते हैं मेरे हिसाब से। टैक्स अवॉइडेंस, हाँ तीनों के तीनों कम करते हैं। टैक्स एक्सपेंडिचर माने रीबेट वीबेट जो हो गई, तो अगर रीबेट देते हैं तो भारत सरकार के पास रेवेन्यू कम आता है ना, बिल्कुल सही है सर। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। देन काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर प्रो साइक्लिकल स्पेंडिंग, अरे यार क्या बात है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, यस सर। ये क्या होते हैं? ये ऑटोमेटिक, अगर मान लीजिए लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है तो टैक्स लगा के लोगों की इनकम कम करवा देंगे, लेकिन अगर लोगों की इनकम कम है तो टैक्स हटा के उनकी इनकम फिर बढ़वा देंगे। तो ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स होते हैं सर काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का। अगर लोगों की तनख्वाह बढ़ रही है तो ये घटाने का काम करेंगे, और अगर घट रही है तो बढ़ाने का काम करेंगे। दीज आर द ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, ऑप्शन बी। देन कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इनमें से कौन सा करेक्ट है? फिस्कल सरप्लस इंप्लाइज नो बोरोइंग, अगर फिस्कल सरप्लस है तो उसका मतलब होता है कि कोई बोरो नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है यार, अगर फिस्कल सरप्लस है तो कोई क्यों ही बोरो करेगा। प्राइमरी सरप्लस इंप्लाई द इंटरेस्ट पेमेंट आर फुल्ली फाइनेंस्ड, बिल्कुल सर। भाई सरप्लस जहाँ पे है वहाँ पे लोन की जरूरत नहीं पड़ती है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देन इनमें से कौन सा रेवेन्यू डेफिसिट को और बुरा हाल में लेके जाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब भी मैं इस तरह का क्वेश्चन देखता हूँ सीधा स्टेटमेंट लिख डालता हूँ, दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस का रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल ग्रांट टू द स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो क्या ये रेवेन्यू में आता है कि कैपिटल में? आपको लगेगा कैपिटल में आता है सर, कैपिटल ग्रांट है ना, कैपिटल ग्रांट टू द स्टेट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी दे सकती है भाई इसको, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी दे सकती है। तो क्या ये अगर भारत सरकार ने कैपिटल ग्रांट दिया स्टेट को तो एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा? आएगा सर एक्सपेंडिचर के अंदर। इट वुड फर्दर वर्सन द डेफिसिट, बिल्कुल ये डेफिसिट को फर्दर वर्सन करेगा। इंक्रीज इन सब्सिडीज भी फर्दर वो करती हैं। डिसइन्वेस्टमेंट यार नहीं, ये तो कैपिटल के अंदर आ जाता है। रिकवरी ऑफ लोन, ये भी कैपिटल के अंदर आ जाता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। कैपिटल ग्रांट टू स्टेट, कैपिटल ग्रांट जो स्टेट को दिए जाते हैं क्या वो आपके रेवेन्यू डेफिसिट को वर्सन करते हैं? बिल्कुल सर वर्सन करते हैं। सब्सिडीज़ क्या वर्सन करती हैं? बिल्कुल सर सब्सिडीज़ भी जो है वो दुख देती हैं, ठीक है। सो दोनों के दोनों को आप मान सकते हो। इनमें से अपने जिसको भी सही लगाया वो ठीक ही है यार, इसमें मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। सो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्या बताऊँ, अब आप बोलोगे सर आपके आंसर की तो बड़ी दिक्कत है। आंसर की भी ध्यान मत दो ना यार, ध्यान दो एक्सप्लेनेशन के ऊपर। वी आर प्रोवाइडिंग यू द एक्सप्लेनेशन, द बेस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन, ठीक। यूपीएससी, अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आता तो किस पे लगाते? तो भाई इस पे लगाते, इंक्रीज इन सब्सिडीज़। ये चुपचाप दिखा रहा है सीधा रेवेन्यू डेफिसिट के साथ लिंक है, इससे ज़्यादा सीधा लिंक है। इससे तो थोड़ा लिंक है सीधा है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा ये लिंक है। तो अगर यूपीएससी में आता तो बी को टिक करते, लेकिन ए को भी टिक करोगे तो यूपीएससी को क्वेश्चन हटाना पड़ जाएगा। तो हमें भी हटाना चाहिए था, लेकिन क्या करें, इंस्टीट्यूट है यार, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग, कैपिटल रिसिप्ट, अच्छा इनमें से कौन सा डायरेक्टली अफेक्ट करता है पब्लिक डेट स्टॉक को? तीनों, मैं तो कहूँगा तीनों के तीनों, ठीक है, तीनों के तीनों अफेक्ट करते हैं पब्लिक डेट स्टॉक को। पब्लिक का कर्जा जो है वो क्या होता है, तीनों के तीनों अफेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, मुझे भी अभी ध्यान आया, ये डायरेक्टली, कायदे से डायरेक्टली जो है वो अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल रिसिप्ट जो है वो पब्लिक डेट को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इम्पैक्ट करता है, रिसिप्ट करता है यार। तो ये भी अगर ये करता है तो ये भी करेगा ही ना। और रेवेन्यू रिसिप्ट, क्या रेवेन्यू रिसिप्ट पब्लिक डेट स्टॉक को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं? बिल्कुल यार, मैं बाय डिफ़ॉल्ट मैं तो फिर भी तीनों की तरफ जाऊँगा। सो आई थिंक आंसर डी होना चाहिए आपका, लेकिन मैंने देखा है आपका ओके हाँ, आपका आंसर की के अंदर आपका ए लिखा हुआ है, दैट इज़ रॉन्ग, आपका डी सही जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल कंसोलिडेशन को कौन सी चीज़ डायरेक्टली रिप्रेजेंट करती है? रिडक्शन इन टोटल एक्सपेंडिचर नहीं, रिडक्शन इन रेवेन्यू डेफिसिट एंड डेट, आई थिंक ये होना चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट नहीं, फिस्कल डेफिसिट को एलिमिनेट करने से बात नहीं बनेगी। रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा सेंसिटिव होता है, पता है ना आपको। रिडक्शन इन टैक्स रेट, अरे बाप रे, तो बिल्कुल गलत है। तो कायदे से देखा जाए तो बी और सी में आप डिबेट कर सकते हो, बट बी इज़ मोर अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है, कि रिडक्शन इन रेवेन्यू डेफिसिट एंड डेट। सो आंसर बी होना चाहिए 48 का। 49 बजट डेफिसिट के बारे में बात कर रहे हैं। बजट डेफिसिट इट इंक्लूड, हाँ भाई बजट डेफिसिट में सब कुछ इंक्लूड होता है। इट एक्सक्लूड द कैपिटल रिसिप्ट, गलत यार, सब इंक्लूड होता है बजट डेफिसिट के अंदर। तो ऑप्शन ए होना चाहिए इसका।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट सूटेबल इंडिकेटर ऑफ द फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस के लिए सबसे लीस्ट सूटेबल इंडिकेटर क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट दिखाता है फिजिकल स्ट्रेस को, यस। डेट टू जीडीपी रेशो ये भी दिखाता है। प्राइमरी बैलेंस ये भी दिखाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेशो ये गलत दिखाता, मतलब ये दिखाता तो है पर डायरेक्टली नहीं दिखाता। तो आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए आपका डी, कैपिटल टू एक्सपेंडिचर रेशो, मतलब कितना कैपिटल लगाया है किसी कंपनी ने और कितना उसका एक्सपेंडिचर है, तो वो दिखाता है लेकिन बड़ी दूर दूर जाके दिखाता है। सो इसका ऑप्शन होगा डी। आई होप आपको ये 50 क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो गलत भी थे, डिस्प्यूटेड भी थे, बट क्या करें, यूपीएससी में भी आपको इसी तरह के गलत और डिस्प्यूटेड चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट नाउ यू हैव अंडरस्टूड द मेन बेसिक कंसेप्ट एंड एज वेल एज द सम लिटिल बिट ऑफ द ट्रिक्स। देखिए मैंने ट्रिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया, हम सोचने पे ध्यान देते हैं, लिखने पे ध्यान देते हैं, और ये सारी चीज़ ना आप पेपर के अंदर अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप लिख के सॉल्व करके जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे एग्जैक्टली आपको कहाँ गया वो वाला क्वेश्चन, जो डिफ़िकल्ट वाला क्वेश्चन मैंने बनाया था एक बड़ा, ठीक है, कहाँ गया? हाँ मतलब आपको पता ही है यार, ठीक, ये रहा। जब तक आप इसे सॉल्व करके नहीं देखोगे ना 100% चीज़ पे नहीं जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे लास्ट राउंड के लिए रखना चाहिए कि अगर आपके पास स्पेस है, टाइम है तो लगाना, वरना इसमें तुक्का मारोगे ना कुछ भी करके, इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन कैपिटल रिसिप्ट, तो इन दोनों में से कोई एक ही होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इन दोनों में से एक को टिक मार दोगे, फिर किस्मत तुक्के की बात है यार। और यूपीएससी में तुक्का 2.66 मार्क्स को खा के जाता है, ठीक है, तो आई नो, ठीक। लास्ट टाइम आई फेल्ड, बस यार फेल्ड बोलना बुरी बात होती है, फर्स्ट कट ऑफ बाय 0.6, ठीक है। किसी ने सोचा मैं लाइफ में कभी 0.6 से फेल नहीं हुआ, मतलब कभी भी, जब एकदम गंद फेल होता हूँ ना तो 10-12 मार्क्स से फेल होता हूँ, 0.6 से कभी फेल नहीं हुआ फर्स्ट टाइम। और यूपीएससी के अंदर तो मैंने 0.6 देखा था, फर्स्ट की कट ऑफ मेरी 0.6 से नहीं थी, ठीक है। हाँ सिविल्स की तो ऑब्वियसली क्वालिफाई ही था सिविल्स का। तो चलिए भाई, बिना किसी दिक्कत के अपना इस सेशन को एंड करते हैं एंड आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर डे, बाय बाय।